बच्चों हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना था। लास्ट टर्न पे हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, दैट वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू θ2, ये होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये तब होता है जब इनिशियल एंगल 0 डिग्री का लेते हैं। किसके बीच का एंगल होता है? P और E के बीच में। P होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, आज हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला जो हमको पता है, वर्क डन होता है इंटीग्रल FdS, राइट। एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स बन जाता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डी थीटा। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इनिशियल एंगल अगर हम 90 डिग्री मान लें, देखो पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो किसी चीज़ की एग्जैक्ट, लेकिन हाँ कंपेयर टू समथिंग आप ज़रूर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप लोग कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम हमने निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2/r, पर ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या होता है, हमने इनिशियली चार्जेस को माना था कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं 0। उसी तरह से यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम लेट अस से वी आर टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम 90 डिग्री बिटवीन P एंड E, एंड वी आर टेकिंग इट टू थीटा एंगल। अब ये 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है, वर्क डन का ही फॉर्मूला एक और हो जाएगा ये थीटा एंगल तक घुमाने में, राइट। तो थीटा एंगल तक घुमाने के लिए भाई टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, PE साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था। और डी थीटा अगर हम साथ में रख दें तो P और E तो कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन थीटा पे हो जाएगा PE इंटीग्रेशन 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक, यहाँ भी लिमिट्स लगा देते हैं, साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो वर्क डन हो जाएगा, थीटा एंगल तक की बात कर रहे हैं, ओके। ये हो जाएगा PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, राइट। तो हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स हो जाएंगी 90 डिग्री से थीटा तक। अब लिमिट डाल लेते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ माइनस के साथ ही वैल्यू डाल दो, आप चाहो तो लिमिट उल्टा कर दो और माइनस का प्लस हो जाता है, दैट्स एंटायरली योर विश, पूरी मैथमेटिक्स है, राइट। तो वर्क डन थीटा पे हो जाएगा PE, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अपर लिमिट हो जाएगी 90। लिमिट अगर हम उल्टी कर देते हैं, लोअर का अपर, अपर का लोअर, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है। कहीं तो हमको कुछ मानना था ना, तो हमने 90 से लिया हुआ है। cos 90 की वैल्यू आप सबको पता है 0 होती है, तो वर्क डन थीटा में हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आएगा बेटा, 0 नहीं आएगा, राइट। बहुत सिंपल हो गया। अब तो ये हो जाएगा PE 0 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो वर्क डन थीटा पे हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, ओके। अब हमको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी वर्क डन
अरेंज करने में 0 डिग्री पे, ठीक है, आप इनिशियल मान सकते हो इसको, राइट, प्लस जो थीटा एंगल रोटेट कराने में वर्क डन हुआ। अगर हम ये कह दें कि 90 डिग्री पे, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको वैसे याद होनी चाहिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम एक डाइपोल रखते हैं इस तरीके से, राइट, ऐसे ऐसे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ऐसे है, 90 डिग्री पे डाइपोल रखा है प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, कहीं भी कुछ भी मान सकते हो, तो इस पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो कैंसल आउट हो जाएगी और 90 डिग्री पे देयर विल बी नो फोर्स, ठीक है, देयर विल बी ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इनिशियली 0 हो गई एनर्जी, तो वी कैन से U इक्वल्स डब्लू थीटा। 90 डिग्री पे हमने क्या मानी है, पोटेंशियल एनर्जी 0। आप लोगों को याद होगा 11th में आप लोगों ने जब वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी थी, तो आप कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या सिनेरियो में, बट एक बार उस सिनेरियो में अगर आपने 0 कहीं पे मान ली पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपको वही एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो इस केस में जो भी वर्क डन होगा, U की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा, और हम लोग को पता है P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और A B कॉस थीटा होता है A डॉट B, तो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स माइनस P डॉट E। सो दिस इज अ फॉर्मूला एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर स्केलर वैल्यूज़ के साथ दिया हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई और वैल्यू रख करके निकालना होगा। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक और पढ़ लें इस चैप्टर का। भाई लास्ट टॉपिक हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये है दैट वी हैव टू स्टडी फ्यू 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर्स। आइसोलेटेड मतलब किसी और कंडक्टर के या इंसुलेटर के इन्फ्लुएंस में या अर्थ नहीं किया हुआ वो हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी, अच्छा सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, इनके एक्सप्लेनेशन भी हमको पता होने चाहिए, राइट। कभी कभी एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो होगी, ओके, तो लेट्स राइट the electric potential at all points inside as well as on the surface of a charged conductor is same। ठीक है, लिख लेते हैं the electric potential at all points inside as well as on the surface of a charged conductor is same। ठीक है, सबसे पहले पॉज करो और ये प्रॉपर्टी आप नोट करो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों क्या होता है, मान लेते हैं, इसको समझने के लिए हमको इमेजिन करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एक सॉलिड बॉल है, ठीक है, जैसी वो जिम वगैरह में होती हैं, और हमको पता है कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो कंडक्टर हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेटर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, हमने 100 रख सकते हैं, बहुत सारे रख सकते हैं, ठीक है। अब जो आसपास के इलेक्ट्रॉन हैं, देखो चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा, यानी कि चार्ज तभी तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल ना सेम कर दे। ठीक,
अब अगर यहाँ पे भी कुछ चार्जेस और भी हैं, बिकॉज इट इज़ अ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। भाई मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज था बाकी जगहों से, तो फिर ये थोड़ा चलेगा जब तक कि सब जगह का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस देर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस, हेंस देर विल बी अ मोमेंटरी लाइक यू कैन से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन भी नहीं, यू कैन से मोमेंटरी मूवमेंट, ओके, बहुत थोड़ी देर के लिए एक मूवमेंट होगा चार्ज्ड पार्टिकल्स का, एंड दीज पार्टिकल्स विल मूव इन सच अ वे कि जब तक आपस में सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, क्योंकि अगर पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तो चार्ज मूव करेगा, फिर अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर मूव करेगा, तब तक मूव करता रहेगा जब तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आप लोग कोशिश करो अपने ही टर्म्स में लिखो इसको, राइट। सो देर आर सो मेनी फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the charged conductor that even a slight variation in charge will result in motion of the charges unless there is zero potential difference or same potential at all the points, ठीक है। तब तक खुद को रीअरेंज करता रहेगा, ठीक, इधर जाएगा, तब तक रीअरेंज करेगा जब तक सारे पॉइंट्स की वजह से या सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो बराबर ना हो जाए, ठीक। दैट इज वाई we can consider a charged conductor surface as well as inside to be equipotential surface। तो जल्दी से ये वाली प्रॉपर्टी नोट कर लो, अपने टर्म्स में इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखो, और फिर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, याद रखना वर्ड इनसाइड, ठीक है, अंदर, इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज जीरो। सारे पॉइंट्स पे जीरो होती है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, हम कुछ भी चार्ज दे दें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों? तो देखो इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। फिर से वही हम लोग एक चार्ज कंडक्टर मान लेते हैं छोटा सा, और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की बात करें तो द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेल्टा वी इज जीरो। भाई ये तो हमने अभी पिछली प्रॉपर्टी में प्रूव किया कि चार्ज तब तक चलेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ रहता है, पर ओवरऑल आफ्टर अ फ्यू मिली सेकेंड कह सकते हो। भाई वो चार्ज कंडक्टर के साइज पे भी डिपेंड करेगा। हमारे पास यूनिवर्स के साइज का तो कंडक्टर है नहीं, वी हैव मोस्टली फ्यू किलोमीटर, इससे बड़ा कंडक्टर थोड़ी आप ले लोगे। तो भाई डेल्टा वी इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जीरो है, सॉरी हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। हेंस वी विल से कितना भी डिस्टेंस हम चल लें ये भी जीरो रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। और हमको पता है ई जो होता है ये होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टर ड्यू टू विच इट इज जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द पॉइंट्स विद इन द कंडक्टर हैव जीरो पोटेंशियल डिफरेंस या सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, आप जीरो पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, आप सेम पोटेंशियल भी लिख सकते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर विल बी जीरो एज पर दिस फॉर्मूला, राइट। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एलिवेटर्स होते हैं, एलिवेटर के अंदर मोबाइल का रिसेप्शन बहुत ख़राब आता है, ठीक है, मोबाइल रिसेप्शन ख़राब आता है, कई बार कॉल डिस्कनेक्ट ड्रॉप हो जाती है, नेट धीमा हो जाता है। तो इट इज़ द सेम रीज़न दैट क्योंकि एलिवेटर ज़्यादातर मेटल के बने होते हैं और पूरी तरह से बंद होते हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। और मोबाइल चलता किन पे, माइक्रोवेव्स पे, राइट, विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा जब लाइटनिंग गिरती है कभी कार के ऊपर, आपको पता होगा फैराडेज केज एक चीज़ होती है, अगर बंद शीशे की कार है और लाइटनिंग उस पर गिरे तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन टू सर्वाइव व्हेन लाइटनिंग फॉल्स ऑन यू और
ऑन योर बिल्डिंग और समवेयर, राइट। द रीज़न इज सेम, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी कार के अंदर, बंद शीशे की कार में, ठीक है। तो होगा क्या, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो करंट भी पास नहीं करेगा, राइट। सो इसका भी एक्सप्लेनेशन आप अपने टर्म में लिख लो, नहीं आ रहा हो तो बैक करके जो मैंने बताया वो लिख लो। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा एक चार्ज कंडक्टर पे, वो सारा का सारा उसके सरफेस पे होगा, राइट। तो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टोटल, ठीक है, टोटल वर्ड याद रखना है यहाँ पे, द टोटल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, आप चार्ज कंडक्टर भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, आपकी लैंग्वेज है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। पहले इस प्रॉपर्टी को आप नोट करो, उसके बाद बताते हैं इसका क्या मतलब है। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। देखो इसका भी मतलब समझो भाई, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर कोई चार्ज भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। फिर से वही एक स्फीयर बनाते हैं, अंदर मान लो यहाँ पे अगर Q चार्ज हमने रख भी दिया तो ये बाहर भाग जाएगा, बाहर मतलब सरफेस पे जा कर के रुक जाएगा। और सरफेस पे जा कर के क्यों रुकेगा, क्योंकि अगर ये चार्ज यहाँ कहीं होता तो इसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होती, बट क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, हेंस नो चार्ज कैन रिसाइड ऑन द इनसाइड। हाँ, अगर आप जाके रख दोगे तो सॉलिड स्फीयर है तो यस इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स, अ फ्यू मिली सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्शन एंड साइज ऑफ द कंडक्टर टू मूव ऑन द आउटर सरफेस, राइट। तो ये वाला भी नोट कर लो जल्दी से। और ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चौथी और सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, ये होती है कि जहाँ पे शार्प एजेस होंगे वहाँ पे चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, राइट। वी विल राइट द चार्ज डेंसिटी is more for smaller radii, ठीक है। जहाँ छोटे कंडक्टर होंगे वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ बड़े कंडक्टर होंगे वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसीलिए आप लोगों ने अगर देखा हो कभी कि बिल्डिंग्स पे लाइटनिंग रॉड लगी होती हैं, ठीक है, लाइटनिंग रॉड पे ही बिजली आके गिरती है। नहीं देखा हो तो नेट पे सर्च करिए, बहुत अच्छा टॉपिक है लाइटनिंग रॉड, राइट। फिफ्थ पॉइंट जो हम ऑलरेडी इक्विपोटेंशियल सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस में पढ़ चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड a charged conductor is perpendicular to its surface। लॉजिक ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइंस, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा, उसमें सेम चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू यू कैन से कंडक्टर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर्स, आप वो भी लिख सकते हो। दोनों में एक्सप्लेन किया, इसलिए अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लास्ट टॉपिक भी उठा लेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न।